सुरभि बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। सुरभि की हाल ही में पंकज नाम के लड़के से शादी हुई थी और जब सुरभि अपने पति और दो नंद चारू और रुचि के साथ रहती थी, सुरभि की दोनों नंद ही बहुत ज्यादा तेज थीं। वो बस अपना काम निकलवाना जानती थी। एक शाम पंकज घर आता है और सबको बुलाकर बोलता है, अरे मैंने तुम सबको बताया था ना, वो हमारी बुआ जो है ना, उनके बेटे की शादी तय हो गई है। तो आज फूफा मेरे ऑफिस आए थे मुझे शादी का कार्ड देने। अरे फूफा जी, घर क्यों नहीं आए? घर आकर कार्ड देते ना। भैया मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है और ना ही मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं। नहीं रुचि, अरे अपने घर की ही तो शादी है और पूरा परिवार ना जाए ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। सबको जाना चाहिए और वैसे भी कल ही थोड़ी जाना है शादी में, तुम ले लेना कपड़े। अब सब लोग अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब सभी लोग शादी के लिए तैयार होकर घर से निकल रहे होते हैं तो सुरभि एक बहुत सुंदर सा लहंगा पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। अपनी भाभी का लहंगा देखकर दोनों नंद चौंक जाती हैं। भाभी, ये तो आपने बहुत सुंदर लहंगा पहना है और हमें इतना बेकार सा लहंगा दिलाया, इसीलिए मुझे आपकी कुछ आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हमें भी अच्छा दिलवा देती ना आप। और नहीं तो क्या, आप ही शादी में सबसे सुंदर लगेंगी और हम तो सबसे बेकार। आप यही चाहती हो ना कि शादी में आए सब लोग हमें देखकर हंसने लग जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों नंद शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। और रही बात इस लहंगे की, तो मैंने ये खरीदा नहीं है, बल्कि ये लहंगा मैं अपने मायके से लाई हूँ। असल में शादी के समय माँ ने मुझे ये लहंगा दिलाया था, कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला। और अब जब मेरे पास इतना अच्छा लहंगा था तो मुझे नए लहंगे की जरूरत ही क्या थी। अपनी भाभी के लहंगे पर रुचि और चारू दोनों की ही आंखें अटक गई थी। उन दोनों को अपनी भाभी का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। शादी से आने के बाद भी दोनों अब बस अपनी भाभी के लहंगे की ही तारीफ कर रही थी। कुछ दिनों के बाद चारू को शादी में जाना था। आज से पहले मुझे किसी भी शादी में जाने की इतनी खुशी नहीं हुई है जितनी आज हो रही है। मैं इतने समय से मौका ढूंढ रही थी कि मुझे कोई मौका मिले जब मैं अपनी भाभी का लहंगा पहनूं, और वो मौका अब मुझे मिल ही गया है। मैं अपनी दोस्त की शादी में वो लहंगा पहनूंगी। मैं ही पूरी शादी में सबसे ज्यादा सुंदर लगूंगी। चारू बहुत ही खुश थी कि वो अपनी भाभी का लहंगा पहनने वाली है। चारू खुशी खुशी अपनी भाभी के कमरे में जाती है तो वहाँ देखती है कि पहले से रुचि लहंगा पहनने के लिए खड़ी है। ये देखकर चारू अपनी भाभी से गुस्से में बोलती है, भाभी ये क्या है? ये लहंगा मैं पहनने वाली थी, फिर इस रुचि ने क्यों पहना है? ये लहंगा तो जैसे मेरे लिए ही बना है, इसीलिए तुम इस लहंगे के सपने देखना छोड़ दो और मुझे दो ये लहंगा। मैं पहनूंगी अपनी दोस्त की शादी में। मैडम, क्या आप भूल गई हैं कि जिस दोस्त की शादी में आप ये लहंगा पहनना चाहती हैं उसमें मुझे भी जाना है, क्योंकि वो मेरी भी दोस्त है। और भाभी से ये लहंगा मैंने पहले ही मांग लिया है, इसीलिए ये लहंगा तो मैं ही पहनने वाली हूँ। ऐसे कैसे तुम पहनोगी? अरे मैंने कब से बोला हुआ है, उस दिन ही बोल दिया था जब बुआ के बेटे की शादी थी। तो अब तुम यहाँ ज्यादा तेज मत बनो, क्योंकि तुम्हारा तेज बनना किसी काम आने वाला नहीं है। भाभी आप खुद ही से बोल दो ना कि ये लहंगा मैं पहनूंगी। देखो, मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे पता है कि ये लहंगा तुम दोनों ही पहनना चाहती हो, तो अब इसका फैसला भी तुम दोनों ही करो। मुझे मत घसीटो अपने बीच। और हाँ, मेरी माँ के देहांत के बाद अब यही उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास, इसीलिए मेरे लहंगे का जरा ध्यान रखना। सुरभि अपने कमरे से चली जाती है और फिर दोनों नंद आपस में बात करके तय कर लेती हैं कि किसे पहनना है। चारू लहंगा पहनने के लिए चली जाती है और रुचि शादी में ही नहीं जाती। ऐसे ही अब दोनों नंद को कहीं भी किसी की भी शादी में जाना होता तो वो अपनी भाभी का ही लहंगा पहनती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुरभि और पंकज की शादी की सालगिरह होती है। सुरभि तैयार होने जा रही होती है कि तभी वहाँ रुचि आती है और बोलती है, भाभी आप मुझे अपना लहंगा दे दो ना, वही वाला। मेरा बहुत मन है उसे पहनने का। आज आपकी सालगिरह के फंक्शन में मैं वही पहनने वाली हूँ। लेकिन वो लहंगा तो मैं पहनने वाली थी, आज मेरी सालगिरह है। आज मैं अपनी माँ का दिया हुआ तोहफा पहनना चाहती हूँ। भाभी, अरे वो आपका ही लहंगा है। मैं समझ रही हूँ कि वो आपकी माँ ने आपको तोहफे में दिया था, लेकिन मैं कौन सा हमेशा के लिए मांग रही हूँ आपसे। अरे आपका ही है, आप जब मन करे तब आप पहनना, लेकिन आज मुझे पहनने दो ना प्लीज। लेकिन रुचि, क्या भाभी आप भी ना इतनी सी बात के लिए कितने बहाने बना रही हैं। मुझे पता है कि आपका मन नहीं है लहंगा देने का, तभी आप बहाने बना रही हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो। अरे नहीं सुरभि, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम ही पहन लो। सुरभि उदास होकर तैयार हो रही थी। ये देखकर पंकज बोलता है,
ये क्या है सुरभि? जब तुम अपना लहंगा पहनना चाहती थी तो क्यों दिया रुचि को? तुमने बस एक बार ही पहना है, उसके बाद अभी तक तुम नहीं पहन पाई हो। अरे मुझे पता है कि तुम अपनी ननद को बहुत मानती हो, लेकिन अपनी तो खुशियों को कुर्बान मत करो ना। अरे रुचि खुश थी, इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए। मैं खुश हूँ अभी ऐसे ही। सुरभि अपनी नंदों के लिए एक बार भी नहीं सोचती थी, लेकिन वहीं सुरभि की दोनों नंद उसके बारे में ही नहीं सोचती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद चारू चुपचाप दबे पांव अपनी भाभी के कमरे में जाती है और अपनी भाभी का लहंगा लेकर तैयार होने लगती है। हाय, जब भी ये लहंगा पहनती हूँ मुझे तो इस लहंगे से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। ये कितना सुंदर है। आज कहीं जाना नहीं है, लेकिन फिर भी ये लहंगा पहनने का मन कर रहा है। चारू लहंगा पहनकर ऐसे ही तैयार होने लगती है कि तभी वहाँ रुचि आ जाती है और वो चारू को देखकर बोलती है, मैं वहाँ भाभी के कमरे में लहंगा देख रही थी, वहाँ कहीं नहीं मिला और तुम यहाँ तैयार हो रही हो। लाओ मुझे दो ये, मेरा मन कर रहा है लहंगा पहनकर फोटो लेने का। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ और तुम हो कि मांगने आ गई। अभी मैं पहन रही हूँ, तुम बाद में आना। ऐसे कैसे बाद में आना? अब क्या मैं तुम्हारी ही मर्जी से चलूंगी? उस दिन तुम्हारी मैंने सुन ली थी ना, लेकिन आज नहीं, आज मुझे चाहिए। उस दिन भी मैंने ही पहना था और आज भी जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक पहनूंगी। जब तुमने ऐसा बोल दिया है तो मैं भी देखती हूँ कि ऐसे कैसे आज तुम पहन सकती हो इसे। उस दिन चुप रह गई थी मैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली हूँ। दोनों बहनें लहंगे को खींचने लग जाती हैं और इस खींचातानी में लहंगा काफी हद तक फट जाता है। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर वहाँ सुरभि और पंकज आ जाते हैं। फटा हुआ लहंगा देखकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम्हें पता था ना कि ये सुरभि की माँ की आखिरी निशानी है और तुम दोनों ने इसे फाड़ दिया। मैंने नहीं, इस चारू ने फाड़ा है। ये इसकी ही गलती है, मैंने कुछ नहीं किया। हाय, कितना झूठ बोलती है ये, इसकी वजह से ही लहंगा फटा है। दोनों अब भी बहस करने लगती हैं। सुरभि चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सुरभि अब घर में किसी से नहीं बात करती, बस चुप चुप रहती थी। ये देखकर दोनों नंद को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। कई दिनों बाद एक डब्बा लेकर दोनों नंद सुरभि के पास जाती हैं। भाभी, ये आपके लिए। हाँ भाभी, इसे देखिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाभी, खोल कर तो देखो। हाँ भाभी, हमारे लिए एक बार खोल कर देखो ना। रुचि और चारू के इतना जिद करने पर सुरभि डब्बा खोलती है और उसमें वही लहंगा था जो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। सुरभि बहुत खुश हो जाती है। भाभी, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से आपकी माँ की आखिरी निशानी खराब हो गई थी। हमने ठीक करवा दी है भाभी, और अब तक हमने जो किया उसके लिए हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी वजह से लहंगा खराब हुआ था तो तुम दोनों ने ही ठीक किया है, इसीलिए अब माफी मत मांगो। मैं बहुत खुश हूँ। इसी के साथ भाभी का लहंगा भी ठीक हो जाता है और दोनों नंदों को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। आज भाभी के साथ ऐसा प्रैंक करूंगा कि मजा ही आ जाएगा। रोहन और उसकी भाभी सरिता एक दूसरे के साथ प्रैंक करते रहते हैं। सरिता रोहन से 2 साल बड़ी है और जब से सरिता इस घर में बहू बनकर आई है तब से रोहन के साथ उसकी पक्की दोस्ती हो गई है। दोनों हमेशा एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। आज रोहन ऐसे ही हंसी मजाक वाले मूड में है। लगता है भाभी सो गई है। अभी जाके भाभी के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बना देता हूँ, बहुत मजा आएगा। रोहन पेन लेकर सरिता के कमरे में गया। दोपहर का वक्त था। सरिता गहरी नींद में थी। उसी का फायदा उठाकर रोहन ने सरिता के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बना डाला और वो कमरे से चला गया। शाम के 5 बजे सरिता की नींद खुली। तभी बाहर से उसकी सास ने उसे बुलाया। अरे बहू, 5 बज गया है, चाय बना दो। हाँ माँ, बना देती हूँ। सरिता को अपने आप को आईने में देखने का मौका नहीं मिला। वो रसोई में चली गई और चाय बना कर ले आई। सोफे पर सरिता की सास जानकी, ससुर हरिहर, सरिता का पति मनोज और देवर रोहन बैठे हुए थे। लीजिए, चाय बन गई है, पी लीजिए। लेकिन तभी सरिता को देखकर सभी हंसने लगे। सरिता घबरा गई। ये क्या बहू, ये किसने किया तुम्हारे साथ? क्या हुआ? क्या बात है? आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? अपने आप को आईने में देखो बहू। अरे तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी मूंछ कहाँ से आ गई? सरिता ने अपने आप को आईने में देखा और उसे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे पता है ये किसने किया है। बदमाश, तूने क्यों किया ऐसा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाभी। वैसे मस्त लग रही हो आप।
सभी हंसने लगे। बदला लेने के लिए रात को जब रोहन बाथरूम में घुसा तब सरिता ने बाहर से बाथरूम की लाइट बंद कर दी। भाभी ऐसा मत करो, मुझे डर लगता है। ये तो तुम्हें मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूछ ड्रॉ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब देखो कैसा लगता है। सरिता ने बदला ले लिया। रोहन ने सोचा, ठीक है अभी कर लो, मैं तो अब इससे भी दमदार कुछ करूंगा, देख लेना। अगले दिन रोहन कॉलेज निकल गया। कॉलेज में उसका एक दोस्त था जिसे ऊट पटांग चीजें खरीदने की आदत थी। उस दोस्त ने रोहन को एक चीज दिखाई। ये देख रोहन, मैंने कल ये दवाई खरीदा है। दवाई? अब इस दवाई में क्या होता है? ये हंसने की दवाई है। ये किसी को खिला दो तो वो पूरे 24 घंटे तक हंसता रहता है ना मस्त? अरे ये तो कमाल है यार। तभी रोहन के दिमाग की घंटी बजने लगी। कल घर में मेहमान आने वाले हैं। हाँ, कल भाभी को ये दवाई खिला दिया तो मजा ही आ जाएगा, बोरिंग दिन मजेदार बन जाएगी। तो ले जा एक। अरे एक से क्या होगा भाई, 2 देना। अरे 2 दवाई एक साथ मत खिलाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। अरे ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत पेल, दे 2 दवाई। रोहन अपने दोस्त से वो दवाई लेकर घर लौट आया। अगले दिन उसके भैया और भाभी की शादी के 3 साल पूरे होने वाले थे और इस सालगिरह पर घर में मेहमान आने वाले थे। सुबह के 5 बजे से घर में उसकी तोड़जोड़ शुरू हो गई। बहू जल्दी जल्दी काम करना है, शाम तक सभी आ जाएंगे। हाँ माँ, खाना वाना बना कर रखना होगा, बहुत काम है। तभी वहां रोहन आ गया। क्या भाभी, क्या चल रहा है, सब बढ़िया? रोहन अभी बहुत काम है, अभी तंग मत करो। मैं क्या हमेशा तंग ही करता हूँ आपको? रोहन बेटा, आज तेरी भाभी को परेशान मत कर, तू जा यहाँ से, आज घर में मेहमान आने वाले हैं बेटा। ठीक है कीजिए काम वाम, मैं चलता हूँ। उस वक्त रोहन वहां से चला गया क्योंकि उसकी माँ भी मौजूद थी। सास बहू काम में बिजी हो गए। सुबह के 10 बजे रोहन रसोई में आया। तब रसोई में कोई नहीं था। काम करके सभी थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। रोहन ने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक हंसने वाली दवा मिला दी। एक से क्या ही होगा यार, दूसरा भी मिला ही देता हूँ। रोहन ने दूसरी दवा भी पानी की गिलास में मिला दिया। अब आएगा मजा। रोहन पानी का गिलास लेकर अपनी भाभी के पास गया। भाभी अब पानी पी लो ना, अब बहुत थक गई होंगी। बाप रे, तुम मेरे लिए पानी लेकर आए हो? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे नहीं भाभी, आप बस मुझे गलत ही समझती रहती हो। आप सुबह से काम करते करते थक गई होंगी, इसलिए ले आया। और ठीक है, नहीं पीना है तो मैं इसे फेंक देता हूँ। नहीं फेंको मत। मेरे प्यारे देवर जी मेरे लिए पानी लेकर आए हैं और मैं ना पीऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। दो मुझे। सरिता ने एक ही बार में ग्लास का पूरा पानी पी लिया। रोहन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आधे घंटे बाद सरिता कमरे से बाहर आई। बहू चलो बाकी का काम निपटा लेते हैं। ये सुनकर सरिता जोर जोर से हंसने लगी। हाँ माँ, बाकी का काम। क्या हो गया तुम्हें बहू? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे हंसी आए। नहीं, आपने बोला ना बाकी का काम। चलिए माँ जी, बाकी का काम। हंसते हुए सरिता रसोई में चली गई, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। काम करते करते सरिता हंस हंस कर बैठ जाने लगी। बहू अचानक से तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पता नहीं माँ जी, बस हंसी आ रही है, बहुत खुशी हो रही है। हंसते हंसते सरिता ने बाकी का काम भी पूरा कर लिया, लेकिन असली मजा तो गेस्ट आने के बाद ही होने वाला था। 4 बजते बजते मेहमान आने लगे। पूरा परिवार सज धज कर तैयार हो गया और सभी मिलकर मेहमानों का ख्याल रखने लगे। आइए मिस्टर एंड मिसेस चौरसिया। लेकिन आप दोनों क्यों? आपका बेटा कहाँ गया? अरे उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, बुखार है उसे, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है बेचारा। ये सुनकर बाकी सबको तो बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन सरिता को बड़ा मजा आया। बुखार है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, तो फिर टॉयलेट कहाँ कर रहे हैं? बिस्तर में ही। अरे ये क्या बदतमीजी है सरिता, ये सब क्या बोल रही हो तुम? बीमार है बेचारा। अरे जितना भी बीमार क्यों ना हो, टॉयलेट जाने के लिए तो उठना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पैंट में ही हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। बस मुझे बहुत मजा आ रहा है। नॉनसेंस हरिहर, ऐसी बदतमीज बहू है तुम्हारी? अरे नहीं, बदतमीज तो नहीं है, बड़ी अच्छी बहू है मेरी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा कर रही है। आप आइए ना, समोसा जलेबी लीजिए।
हरिहर ने कैसे भी करके सिचुएशन को संभाला। रोहन दूर से ये सब देख रहा था और मजे ले रहा था। वो अपनी भाभी के पास आया। क्यों भाभी, मजा आ रहा है ना? हाँ रोहन, बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन सिर्फ मजा ही आ रहा है। इतना भी मत हंसिए भाभी, पेट दर्द करेगा। करने दो। मुझे घंटा फर्क पड़ता है। इसके बाद सरिता ठंडा ठंडा जूस लेकर लोगों के पास जाने लगी। आप लोग जूस लेंगे क्या? किस चीज का जूस है? अरे वो मुझे क्या पता, पीना है कि नहीं। हंसते हुए सरिता का हाथ कांप गया और जूस उस औरत पर गिर गया। अरे बदतमीज, मेरा कपड़ा खराब कर दिया, मुझे नहीं रुकना यहाँ। वो चली गई। मनोज सरिता को कमरे में ले गया। क्या हो गया है तुम्हें, इतना हंस क्यों रही हो? मुझे नहीं पता, बहुत मजा आ रहा है। अरे अपने आप को संभालो, मेहमान आए हुए हैं, सभी को खाना खिलाना है। लेकिन जितना समय गुजर रहा था उन दवाइयों का असर उतना ही बढ़ रहा था। ऐसे ही सरिता हर काम में गड़बड़ करने लगी। किसी आदमी की मूंछ पकड़कर हंसने लगी तो किसी के औरत के पल्लू से उसने अपना नाक साफ कर लिया। सभी सरिता से परेशान हो गए और एक एक करके वहां से जाने लगे। तभी एक औरत ने फोन उठाकर किसी से बात की और रोने लगी। क्या हुआ मिसेस शर्मा, रो क्यों रही हो आप? मेरा बच्चा, मेरा टॉमी अभी मर गया। मैंने उसे कभी कुत्ते की हैसियत से नहीं देखा। मेरा बच्चा था वो। कुत्ता कभी बच्चा होता है क्या? मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो आप। और मर गया तो क्या हुआ, कुत्ता ही तो था, दूसरा खरीद के ले आइए। किसी की डेथ को लेकर मजाक करती हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। इसके बाद सभी चले गए बिना खाना खाए। बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई इस परिवार की। लेकिन सरिता की हंसी नहीं रुकी, बल्कि और भी बढ़ती गई और उसका पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़कर वो सो गई, लेकिन हंसी नहीं रोक पाई। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां बेहोशी की दवाई देकर उसे शांत किया गया। अब रोहन को बुरा लगने लगा। क्या करूं, मैंने तो मजाक मजाक में ये सब किया था, लेकिन अब तो मामला सीरियस हो गया। अगले दिन सरिता ठीक होकर लौटी और सभी सरिता को उल्टा सीधा कहने लगे। रोहन को बहुत बुरा लगा और उसने सब सच सच कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और कभी ऐसा नहीं करूंगा। सभी रोहन पर बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन भाभी देवर पर कब गुस्सा करती। सबसे पहले सरिता ने ही रोहन को माफ कर दिया। उसके बाद भी दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन प्रैंक करना बंद कर दिया, क्योंकि हर चीज एक लिमिट में होती है। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।